हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सारे के सारे? कैसे हैं? परेशान है तो बता दिया करो सर परेशान है। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारी परेशानी अगर कोई पढ़ूंगा मैं तो अगली क्लास में बता दूंगा क्या समाधान है परेशानी का। ठीक है? परेशान भी होते तो शेयर किया करो। ठीक? ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब परेशानियां नहीं बता सकते। ठीक है? एक एक टीचर के साथ, जैसे मैंने कहा था द्रोणा, तो टीचर के साथ साथ गाइड भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं। जो भी तुम्हारी दिक्कत है सारी दिक्कत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को समझो कि तुम्हारी जर्नी में तुम अकेले हो। हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी तुम्हारी तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, सब कुछ शेयर कर सकते हो। ठीक है? बिना बिल्कुल हिचकिचाहट के। ठीक? चलो, कॉपी पेन सब लेके बैठ जाओ, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ, सब कुछ लेके बैठ जाइए अपने साथ। घर वालों को बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो रही है ना? खुद की भी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर लो। अगर फोन में देख रहे हो लेक्चर, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल लो, कोई फालतू नोटिफिकेशन नहीं चाहिए अभी, है ना? चलो, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो तो फोन को साइलेंट ही करके रख दो, पूरा का पूरा। पूरा फोकस क्लास में, हमेशा फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। लिटरली बता रहा हूं, अगर कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे ना भाई, जो जो मैं बोल रहा हूं सुनते जाओ, मन में दोहराते जाओ, लिख लिख के पढ़ते जाओ। जब लिख रहे हो तो पढ़ो क्या लिख रहे हो। क्या? अच्छा ठीक है, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट। अपने आप को बोल के करोगे ना, मैं जो बोल रहा हूं तो भी कान में जा रहा है, खुद बोल बोल के करोगे तो भी कान में जाएगा। खुद लिख रहे हो, लिखने से सबसे ज्यादा चीजें याद होती हैं, बहुत जरूरी है ये। ठीक है? पिछले क्लास के नोट्स निकालो, पिछले क्लास के नोट। गुड। क्या पढ़ा था? पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ा था। उससे पिछले क्लास में पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेटिंग एजेंट के केस में हमने क्या देखा? एबायोटिक और बायोटिक, वाटर, विंड और उसके अलावा एनिमल्स। बायोटिक ज्यादा कॉमन था, एबायोटिक लेस कॉमन। लेकिन एबायोटिक के अंदर जो वाटर और विंड थे, उसमें हमने कहा था विंड इज रिलेटिवली मोर कॉमन देन वाटर। एनिमल्स में इंसेक्ट कॉमन, इंसेक्ट में पर्टिकुलरली हनी बी इज कॉमन। गुड। सारे फीचर्स देखे थे कहां पे? फूलों के क्या कैरेक्टर होते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हमें देखना है कि वो जो पॉलिनेशन हुआ, हमने कहा था पॉलिनेशन क्या था? व्हाट वाज पॉलिनेशन? यस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा जी पर आता है। अब स्टिग्मा पर आने के बाद हमने कहा था कि स्टिग्मा को यह पहचान करनी है कि वो पोलन ग्रेन सही है या नहीं। उसको अलाउ करना है कि भाई पोलन ट्यूब बनना अलाउ करे या नहीं। पोलन ट्यूब मेल गैमीट लेके जाएगा कहां तक? फीमेल तक। और हमने कहा था ये सिग्नल कौन दे रहा है? कौन पास कर रहा था सिग्नल जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है? कमेंट बॉक्स में डालना। विच सेल प्रोड्यूसेस केमिकल सिग्नल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब? कौन सा सेल है जो केमिकल रिलीज करता है जिससे पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होके आता है? नोट्स में ऑलरेडी आंसर है ये तुम्हारे। जिसने रिवीजन नहीं करी है वो सोचता रहेगा क्या आंसर है, और जिसने रिवीजन करी है उनके चैट बॉक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिखने लग जाएंगे। करेक्ट, द आंसर वाज सिनर्जिड्स। एम्ब्रियो सैक के नोट्स खोलो अपने, एम्ब्रियो सैक के नोट्स में देखो सिनर्जिड के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये सारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन देखेंगे हम कि पोलन ग्रेन और पिस्टल कार्पल में कैसे इंटरैक्शन चल रही है, कैसे ये काम कर रहे हैं कि मेल गैमीट ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा। और फिर हम देखेंगे कि वो जो दोनों गैमीट्स थे, हमने कहा था दो मेल गैमीट बनेंगे, वो दोनों मेल गैमीट एक एक सेल को फर्टिलाइज करेंगे।
दोनों मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज की कथा जो आप सुनने बैठे हैं, बैठते तो तुम ऐसे ही हो कथा सुनने जैसे, है ना, बिल्कुल हाथ जोड़ के ऐसे, भूल जाते हो कि लिखना भी होता है, भूल जाते हो कि क्लास में सुन के दिमाग में चलाना होता है ना। तो ये दो चीजें आज हमें करनी है, ठीक। तुम्हारे लिए दो सुंदर सुंदर डायग्राम्स, ये दोनों डायग्राम्स फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं, ठीक है। यहां पे दिख रहा है स्टिग्मा के ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं फ्लोरोसेंट ब्लू कलर के, और यहां पे दिख रहा है वही पोलन ग्रेन्स ने पोलन ट्यूब बना रखी हैं। आज की डेट स्टार्ट करते हैं लिख के काम। डेट डालिए, डेट जरूर डालना है। एंड अगेन, जिन बच्चों ने नोट्स भेजे, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हो तुम, और मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है सिर्फ नोट्स अच्छे नहीं बनाने हैं, उन नोट्स को बार बार पढ़ना भी है, उनको रिवाइज करना है। बॉटनी में एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, एक भी नहीं। अगर गुंजाइश है भी तो चलो मान लिया एक क्वेश्चन चलो गलत हो भी जाए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मजबूरी है चलो दो ले लेते हैं। बट जब भी बॉटनी के टेस्ट होंगे 170 आउट ऑफ 180 से नीचे नहीं आना चाहिए, ऑनेस्टली सारा काम करना है, ठीक है। बहुत सिंपल पेपर आता है बॉटनी का, बहुत सिंपल, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं, नोट्स और एनसीईआरटी ही पढ़ पढ़ के एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें फ्लो में है, फ्लो में याद करनी है, आंख बंद करके हर एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग से ऐसे निकलना चाहिए, ठीक। चलो डेट डाल लिया, हेडिंग डालो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, हेडिंग डालो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा पे लैंड किया। अब हमने कहा था इनके बीच में कोई वार्तालाप होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए कि भाई तुम सही पोलन ग्रेन हो। अब एक पार्क है, घर के सामने पार्क देखा है, खुद के घरों में भी कहीं पेड़ होंगे, पौधे होंगे, गुलाब भी खिल रहा है, तुलसी का पौधा भी है, हवा चली, आंधी आई, गुलाब के पोलन ग्रेन तुलसी पे चले गए, तुलसी के पोलन ग्रेन गुलाब पर आ गए। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे घर के किसी पौधे में या पार्क में कोई ऐसा पौधा निकला हो जो गुलाब और तुलसी का हाइब्रिड बन गया हो? नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टिग्मा ये चेक करता है भाई पोलन ग्रेन मेरे स्पीशीज का तो हो। आम के फूलों पर नीम के पोलन ग्रेन आ गए हैं, इमेजिन करो, तो तुम्हें ऐसे आम मिल रहे हैं जो बिल्कुल मस्त कड़वे हैं, आहा कड़वे आम। नहीं होता ना ऐसा, नेचर ऐसा नहीं अलाउ करती, अपने ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन आने चाहिए। तो वो नेचर कैसे डिसाइड कर रही है? इस इंटरेक्शन से। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा जज करेगा ये सही है या नहीं, फिर पोलन ट्यूब बनेगी, उसमें मेल गैमीट होंगे, और ये मेल गैमीट क्या करेंगे? फीमेल गैमीट तक जाएंगे। तो पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर जाना है, पहला काम तो ओव्यूल के अंदर जाना है ना, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर था, तो ओव्यूल के अंदर जाएगा, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा, गुड। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं, क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं? देखो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज, हमेशा मेरा पैटर्न समझो, साथ साथ लिखो मेरे, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं, मैं भी खुद लिख रहा हूं ना सारे नोट्स तुम्हारे साथ, साथ साथ ही लिखो, सो दैट रिटन वर्क मेरे साथ कंप्लीट हो जाए तुम्हारा, फिर मैं एक बार में पूरा समझाऊंगा। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? इट इज अ continuous, it is a continuous chemical dialogue, it is a continuous chemical dialogue, beginning from landing of pollen grain on stigma
beginning from landing of pollen grain on stigma till the entry of pollen tube, till the entry of pollen tube into ovule slash embryo sac. Continuous chemical dialogue beginning from landing of pollen grain on stigma till the entry of pollen tube into ovule या embryo sac. क्या लिखा है हमने यहां पे? लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस पोलन ग्रेन आ गया और ये प्रोसेस होके खत्म। एक लगातार चलती हुई प्रोसेस है। और कैसा है? केमिकल डायलॉग। बड़ा फैंसी सा यहां पे फ्रेज यूज किया है। केमिकल डायलॉग से मतलब है केमिकल इंटरैक्शन। केमिकल्स के थ्रू बातचीत चल रही है सारी की सारी। कब से कब शुरू हो रही है ये केमिकल डायलॉग? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाएगा तब से स्टार्ट हो रही है ये। और ये कब तक चलेगी? कब तक चलती है ये? जब तक कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर और फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर नहीं हो जाता, तब तक ये सारी प्रोसेस चलती है। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में हम यही देखेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन और पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में इंटरैक्शन चलता है, जिससे कि आपका गैमीट ट्रांसफर सक्सेसफुल हो पाएगा। दिमाग में आया कुछ? क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में कि प्री फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट्स थे। क्या क्या? ये लो आपका सिंगल व्यू। क्या क्या पढ़ा था हमने? कि जो गैमीट है पहले उसका बनना जरूरी है, तो गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा, तो हमने पहले देखा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, पूरा स्टेमन के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा है, फिर पढ़ा मेल गैमीट कैसे बन रहा है, फिर हमने कहा फीमेल गैमीट भी ऐसे तो बन नहीं जाता, पूरा कार्पल के बारे में पढ़ा, फिर ओव्यूल के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा मेगास्पोर कैसे बनता है, फिर पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। ये पढ़ा था सारा का सारा। तो ये तो सारी गैमीट रेडी हुए हैं। फिर गैमीट ट्रांसफर तो तब होगा ना जब पोलन ग्रेन आएगा पहले, तो इसलिए हमने 2 लेक्चर्स पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के पढ़े। और फिर आज हम पढ़ रहे हैं कि अब हमारा गैमीट ट्रांसफर का इवेंट होगा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से गैमीट ट्रांसफर होता है। क्या लिखा है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए? इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। अब ये डायनामिक वर्ड मैंने कल क्या कहा था लास्ट वाले लेक्चर में? कहा था ना डिक्शनरी भी लेके बैठना शुरू करो, है ना? बहुत जरूरी है डिक्शनरी लेके बैठना, क्योंकि तुम्हारी जर्नी यहां खत्म नहीं हो रही है, अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आगे बहुत आगे जिस भी फील्ड में जाओ, हर फील्ड में इंग्लिश में तुम्हें काम करना पड़ेगा। और तुम हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम बिना वर्ड्स की मीनिंग जाने बैठ पाओ। तो यहीं पे तुम इंग्लिश में वर्ड्स के मीनिंग भी दिमाग में बैठाते जाओगे, समझे? मेहनत करनी है, तुम मेहनत से कतराओ मत। जितना मेहनत से कतराओगे उतना तुम अपने आप को जिंदगी में पीछे लेके जा रहे हो। लोग बहुत मेहनत करते हैं आगे जाने के लिए, बहुत मेहनत, तुम्हें पता भी नहीं चलता। लोग सुबह शाम दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो डायनामिक को जब हम देखते हैं तो डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक मतलब एकदम लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। हम कहते हैं ना यार बंदे की पर्सनालिटी बड़ी डायनामिक है। तो डायनामिक क्यों बोलते हैं हम वहाँ पे? कि एक ऐसा बंदा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, मतलब वो चलता है तो आपको अच्छा लगता है, वो बात करता है तो अच्छा लगता है, वो दिखने में एकदम स्मार्ट है, उनके बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, सब कुछ एकदम ऐसा लगता है यार वाह परफेक्ट।
तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब lots of events are taking place। बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, lots of events are taking place। एक मिनट रुको, लिख लो ये। lots of events are taking place, ठीक है। This pollen pistil interaction is responsible for gamete transfer। गेमीटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया। जो गेमीट ट्रांसफर है उसमें पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से खाली स्टिग्मा के ऊपर आया है। यहां पर मेल गेमीट अब एक्चुअली में फीमेल गेमीट तक लेके जाया जाएगा। तो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, लॉट्स ऑफ इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और इसी की मदद से गेमीट का ट्रांसफर होएगा, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो देखें। इवेंट की अगर हम बात करें यहां पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में ABCD करके लिखवा रहा हूं सारा का सारा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली चीज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, सबसे पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ चुका है, ठीक है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ चुका है। स्टिग्मा पर आने के बाद आपके घर पे मेहमान आते हैं, तो हमेशा बचपन से क्या सिखाया जाता है हमें कि जब भी कोई आपके घर आता है तो आप सबसे पहले उससे पानी पूछते हैं, है ना। सेम चीज यहां पर है। पोलन ग्रेन बेचारा थोड़ा सा ना डिहाइड्रेटेड सा स्ट्रक्चर है, ड्राई सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो स्टिग्मा उसे ऑफर करता है पानी। तो पहला इवेंट हम क्या लिख रहे हैं, पोलन lands on stigma and it shows hydration। हाइड्रेट होना मतलब पानी पीना। तो स्टिग्मा के ऊपर जो भी मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा एंड दे शो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वगैरह पानी वानी दे दिया, ठीक है। कोई भी आया घर में, तुमने भाई पानी वानी पूछ लिया, मान लो वो तुम्हारा जान पहचान का बंदा नहीं भी है, तब भी तो तुम्हारे गेट पे आता है। घर पे कई बार होता है कोई सेल्समैन आया, Amazon फ्लिपकार्ट मिंत्रा के कोई डिलीवरी वाले आए, तो जब वो आपको डिलीवरी दे रहे हैं पार्सल, तो एज ए ह्यूमन आप पूछोगे ना कि भैया पानी वानी लेंगे। तो कोई जो जान पहचान का हो या ना हो, पानी तो दिया जाएगा ना उनको। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो करो, इट्स अ गुड हैबिट। कोई भी है उसे पानी तो पूछोगे, चाहे कोई भी हो। तो पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा और वो हाइड्रेशन कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कर लिया वाटर एब्जॉर्ब। अब तहकीकात शुरू होगी। स्टिग्मा के सेल्स अब चेक करेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन आया है जिसको अभी अभी हमने पानी दिया है, दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज कि वो मेरे स्पीशीज का है या नहीं। मान लो तुलसी का पौधा है, तो उसका स्टिग्मा सबसे पहले ये चेक करेगा कि मेरे स्टिग्मा पे ये जो पोलन है ये तुलसी का ही है या ये मैंगो, नीम, रोज, पीपल किसी और का आके गिरा हुआ है। तो पहले स्पीशीज चेक की जाती है। कर ली स्पीशीज चेक। फिर हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पलटो नोट्स, नोट्स पलटो। मुझे पता है रिवीजन बहुत कम बच्चे कर रहे हो, नहीं करोगे रिवीजन दिक्कत आएगी आगे। हाँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या पढ़ा था कि कुछ पौधे अपने सेम जेनेटिक्स वाले अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देना चाहते।
जिससे कि उनके स्पीशीज का दूसरा कोई पोलन ग्रेन आए, जीनोगैमी ही प्रमोट करेंगे बस वो। तो ये दो चीजें चेक होंगी, पहले स्पीशीज का, फिर चेक किया जाएगा कि वो पोलन सेल्फ कंपैटिबल है या सेल्फ इनकम्पैटिबल है। तो सेकेंड इवेंट हम क्या लिख रहे हैं? स्टिग्मा चेक्स। क्या चेक कर रहा है स्टिग्मा? सबसे पहली चेकिंग, पोलन इज ऑफ सेम स्पीशीज और नॉट। पहले चेक किया जाएगा पोलन ग्रेन मेरे खुद की स्पीशीज का है या नहीं। फिर सेकेंड लेवल ऑफ चेकिंग आएगी, whether pollen is self compatible or self incompatible। हमने कहा था सेल्फ कंपैटिबल मतलब अपने प्लांट का पोलन ग्रेन, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम अलाउ किया जाएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबल मतलब अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस में हमने पढ़ा था, अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने से रोक दिया जाता है। तो दैट वाज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर उसमें जेनेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है पहले से, तो पोलन ग्रेन की ये चेकिंग भी की जाएगी। अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा। कैसे रोकते हैं उसे? अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को कैसे रोका जाता है अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है? आज बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, और अगर तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, बुरा लग सकता है आज, अगर तुम आज, मैंने आज शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज मैं, अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी वीक है, तुम अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे, या तुम अच्छे से उसको मेमोराइज नहीं कर रहे हो, तुम याद नहीं कर रहे हो, तुम उतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना ये टॉपिक डिमांड कर रहा है। पहले भी बताया था कैसे पढ़ाई करनी है। क्लास में आने से पहले मैं बता देता हूँ क्या रीड करके आना है, तो रीड करके बैठना है। क्लास में सुन के नोट्स बनाने हैं, सुनते जाना है, सुन के समझना भी है बोल क्या रहे हैं। एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी दोनों बोल रहा हूँ धीरे धीरे, और घर जाके उसी रात या अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज करना है। तो मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है कि अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन है तो या तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ही जर्मिनेट करने ही नहीं दिया जाएगा, पोलन ट्यूब बनाने ही नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर पोलन ट्यूब बनने लगी तो स्टाइल में ही कहीं पे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको ओव्यूल तक नहीं जाने दिया जाएगा। तो स्टिग्मा चेक करेगा कि पहले वो सेम स्पीशीज का है या नहीं, फिर वो चेक करेगा कि वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल। फिर थर्ड स्टेप, अगर वो कंपैटिबल पोलन है, इफ फाउंड टू बी कंपैटिबल, अगर वो कंपैटिबल है, कंपैटिबल मतलब साझेदार, उन दोनों में एक साझा एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और वो अलाउ कर रहा है, स्टिग्मा ने अलाउ कर दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि तुम पोलन ट्यूब बना सकते हो। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन लिखा था, एकदम से अभी याद आया मुझे, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक से ज्यादा जर्म पोर होते हैं तो क्या एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बनेगी? तो आंसर है यस। अगर एक से ज्यादा जर्म पोर्स हैं तो एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बनती है, लेकिन जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस किसी एक ही पोलन ट्यूब में जाता है, तो जिस पोलन ट्यूब में जाएगा वही आगे जाएगी, बाकी दोनों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो अगर पोलन कंपैटिबल है, पोलन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आपके सारे चेक क्लियर हैं, ठीक है, तुम्हें यूएसए जाना है, तुम्हारा वीजा भी बन गया, तुम्हारा पासपोर्ट बन गया, तुम्हारी एयर टिकट आ गई, तुम एयरपोर्ट पहुंच गए,
पुलिस वाले ने सब चेकिंग करके तुम्हें अंदर भेज दिया, तुम टिकट काउंटर पे गए, तुम्हें बोर्डिंग पास मिल गया, तुमने अपना फॉर्म भर लिया इमिग्रेशन का, सब चेक हो गया है, तो तुम अब यूएस की फ्लाइट में बैठ सकते हो। तो अगर कंपैटिबल है, इफ फाउंड टू बी कंपैटिबल, पोलन ग्रेन फॉर्म्स पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनने लगेगी। हम कई जगह पढ़ते हैं पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स का मतलब क्या है कि पोलन ट्यूब बनने लगी है। ठीक है, कौन बनाता है ये पोलन ट्यूब? पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय डैश। पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आंसर। आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं पुराने, आज एकदम सेट हो जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी रिवीजन स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है या वीक है। पोलन ट्यूब कौन बनाता है? नोट्स में आंसर दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर नोट्स में नहीं हो। पोलन ट्यूब कौन बनाता है? यस, पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव सेल। जब एक्साइन इंटाइन पढ़ रहे थे तब पढ़ाया था कि जो वेजिटेटिव सेल है वही पोलन ट्यूब बनाता है। सो पोलन ट्यूब इज फॉर्म बाय वेजिटेटिव सेल। अब जब ट्यूब बनती है तो हमने कहा था ट्यूब में सबसे आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, उसी को अब ट्यूब न्यूक्लियस बोल दिया जाता है। न्यूक्लियस ऑफ vegetative cell is in the front and it is known as tube nucleus. Nucleus of vegetative cell is in front. ट्यूब में सबसे आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, उसी को नया नाम मिल गया है ट्यूब न्यूक्लियस। अगर मैं पूछ लूं तुमसे अब कि बताओ इसकी प्लॉइडी क्या है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस? अगर तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा है सर प्लॉइडी क्या होता है, तो भी गड़बड़ चल रही है कुछ। प्लॉइडी का मतलब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से कि वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, उसको प्लॉइडी कहते हैं। हाँ जी, क्या होगा? करेक्ट, वेजिटेटिव सेल का ही तो न्यूक्लियस है। हमने पढ़ रखा है कि हमारा वेजिटेटिव सेल हैप्लॉयड होता है, तो न्यूक्लियस ही तो हैप्लॉयड होगा उसका। तो न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज इन द फ्रंट, इट इज नोन एज नाउ ट्यूब न्यूक्लियस। इस ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे कौन आएगा पोलन में? ट्यूब में इस न्यूक्लियस के पीछे कौन आएगा? सोचो, इसके पीछे पीछे गुड, जिन्होंने ये लॉजिक सोचा गुड, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के आए थे इसलिए आंसर दे पा रहे हैं कई बच्चे। 60% एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म्स में ट्यूब न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय जेनरेटिव सेल। हमने कहा था 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन निकला है वो टू सेल्ड पोलन ग्रेन है, तो पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे और पीछे स्टार्टिंग में मिलता है जेनरेटिव सेल। ठीक है, आइदर इन स्टिग्मैटिक रीजन और स्टाइलर रीजन। या तो स्टिग्मा के एरिया में
या फिर स्टाइल में पहुंचने के बाद स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करता है। पोलन ट्यूब में जनरेटिव सेल था ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे, लेकिन जैसे जैसे वो पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, अब चाहे वो स्टिग्मा के एरिया तक ही हो, चाहे वो स्टाइल में आ चुकी हो, जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस और क्या बना देगा, टू गिव राइज टू मेल गैमीट्स। तो 60% एंजियोस्पर्म में स्टार्टिंग में ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे जनरेटिव सेल था, लेकिन जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रो होती जा रही है, आगे जाकर चाहे स्टिग्मा का एरिया हो चाहे स्टाइल का, जनरेटिव सेल क्या करेगा, वो जनरेटिव सेल माइटोसिस करके मेल गैमीट बना देगा। ठीक है, कहां पे, 60% एंजियोस्पर्म में। बाकी 40% में क्या होगा, बाकी 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, यस उसमें हमने कहा था 3 सेल्ड पोलन ग्रेन निकला है। पेज इज पलटो, 3 सेल पोलन ग्रेन में क्या था, एक वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म सेल। तो वहां पे मेल गैमीट एंथर के अंदर ही बन चुके थे पहले ही। तो इन रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म, ट्यूब न्यूक्लियस is followed by male gamete since beginning। ठीक है, पोलन ने लैंड किया, पानी पिया, उसके बाद स्टिग्मा चेक कर रहा है उसकी कंपैटिबिलिटी को, फिर कंपैटिबल पोलन ग्रेन ने ट्यूब बनाई, ट्यूब वेजिटेटिव सेल ही बना रहा है, वही अपने आप को इलोंगेट करता जा रहा है। न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का सबसे आगे रहेगा। 60% एंजियोस्पर्म में ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे जनरेटिव सेल मिलता है स्टार्टिंग में। यहां पे चाहो तो लिख लो, इन बिगिनिंग। आगे जाके तो मेल गैमीट बनेगा ही बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज थी। और बाकी 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पहले से मेल गैमीट्स ही मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम अभी बनाऊंगा एक साथ जब फिर से समझाऊंगा पूरा टॉपिक। डायग्राम देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, vegetative cell has the irregular nucleus। थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन बना रहे हैं हम। लेबलिंग में क्या क्या जाएगा, ये ग्रीन कलर क्या है हमारा, मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट्स है,
फिर ये वाला पूरा जो सेल है मेरा, यही है मेरा वेजिटेटिव सेल। बाहर की येलो लेयर पोलन ग्रेन की इनर वॉल है, इंटाइन, और बाहर की लेयर एक्साइन। एक्साइन किस कंपाउंड की बनी होती है? जितने क्वेश्चन आज पूछे हैं कॉपी में सारे क्वेश्चन लिख रहे हो ना, साथ 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 साइड में ऊपर के एम्प्टी स्पेस में जो भी क्वेश्चन बोलता हूं लिखते रहा करो। स्पोरोपोलेनिन की बनी है, बताया था ये। तो ये 3 सेल पोलन ग्रेन है। अब जब ये जर्मिनेट करेगा, यहां पे अगर देख पा रहे हो तो ये वाला जो रीजन है, इतने रीजन में हमने एक्साइन नहीं बनाई है, मतलब ये मेरा जर्मपोर बनेगा। तो जब यहां से जर्मिनेशन होगी तो सबसे पहले क्या दिखेगा हमें? पोलन ट्यूब जो बनती है, हमने कहा था पोलन ट्यूब की आउटर वॉल, पोलन ट्यूब की आउटर वॉल इंटाइन हो जाती है। वेजिटेटिव सेल इलोंगेट होके इस तरीके से पोलन ट्यूब बन रही है, और वो जो इर्रेगुलर न्यूक्लियस है वो सबसे आगे है, और ये अमीबॉइड मेल गैमीट पीछे पीछे है। इस तरीके से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है और आगे सारी ग्रोथ होती रहती है। डायग्राम बना लो एक बार, सिंगल व्यू में देख लो। सिंगल व्यू में देख लो इसे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। फिर हमारा ये 4th नंबर का पॉइंट था। अब हम आते हैं 5th नंबर के पॉइंट पे। हमने कहा था पोलन ट्यूब ग्रो तो कर रही है, पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए सिग्नल कौन भेजेगा? सिनर्जिड भेजेगा। तो वन ऑफ द सिनर्जिड्स, दोनों नहीं, एक सिनर्जिड डीजेनरेट and releases chemotropic signals to attract pollen tube। ठीक है, एक सिनर्जिड डीजेनरेट होता है, उससे केमिकल्स निकलते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं कीमोट्रोपिक सिग्नल्स, पोलन ट्यूब अट्रैक्ट करने के लिए। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, पोलन ट्यूब खाली अपने टिप से ग्रो करता है, कोई ब्रांचिंग बना के ग्रो नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं एपिकल ग्रोथ। खाली टिप ग्रो कर रही है, और कीमोट्रोपिक है। कीमोट्रोपिक मतलब द ग्रोथ इज विद रिस्पेक्ट टू केमिकल सिग्नल। फोटोट्रोपिज्म पढ़ा है ना, कि प्लांट को लाइट दो तो प्लांट उस डायरेक्शन में बेंड होके ग्रो करता है, तो वो फोटोट्रोपिज्म है, लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रोथ। यहां केमिकल के रिस्पॉन्स में ट्यूब इलोंगेट होके आ रही है, और ट्यूब इलोंगेट कहां से हो रही है? खाली अपने टिप से हो रही है। तो एक सिनर्जिड डीजेनरेट होता है, वो रिलीज करेगा केमिकल्स
उससे अट्रैक्ट होगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब खाली अपने टिप से ग्रो करता है तो उसे एपिकल बोलते हैं। केमिकल सिग्नल की वजह से ग्रो करके आ रहा है तो उसे कीमोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक, सिंगल व्यू में देख लो एक बार। फिर हमने कहा था स्टाइल तो दो टाइप की हो सकती है, हॉलो या सॉलिड। आया याद, गाइनोस्ट्रम में पढ़ा था, हॉलो स्टाइल सॉलिड स्टाइल। तो जो हॉलो स्टाइल है, जो हॉलो स्टाइल है उसमें तो पोलन ट्यूब ग्रो करता जा रहा है, लेकिन जो सॉलिड स्टाइल था उसमें हमने कहा था पैरेन्काइमा टिश्यू भरी है। द पैरेन्काइमा टिश्यू ऑफ पोलन स्टाइल इज नोन एज, उस पैरेन्काइमा को क्या नाम दिया था? यस, ट्रांसमिशन टिश्यू। तो अगर सॉलिड स्टाइल है, इन केस ऑफ सॉलिड स्टाइल, तो तब पोलन ट्यूब एक केमिकल सिक्रीट करता है। पोलन ट्यूब सिक्रीट्स पेक्टिनेज एंजाइम, और ये क्या करता है? इट डिसॉल्व्स मिडिल लैमेला। 11th में सेल चैप्टर में सेल वॉल के अंदर हम पढ़ते हैं कि दो प्लांट सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला थी जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो अगर स्टाइल सॉलिड थी, उसमें पैरेन्काइमा भरा हुआ था, तो पोलन ट्यूब पेक्टिनेज एंजाइम निकालता है और सेल्स के बीच में जो मिडिल लैमेला थी उसे डिसॉल्व करता हुआ एक टनल जैसा बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मिडिल लैमेला के थ्रू डिसॉल्व करते करते आपकी पोलन ट्यूब ग्रो करते जा रही है, और फिर आगे जाके क्या होगा? पोलन ट्यूब enters ovule, then it enters embryo sac through micropylar end। माइक्रोपाइलर एंड से ही क्यों आ रहा है? चलाजल एंड से एम्ब्रियो सैक में क्यों नहीं घुस सकता? पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर आया, ओव्यूल के अंदर आने के बाद फिर उसे एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है और माइक्रोपाइलर एंड से जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? यह भी पिछले लेक्चर में कवर्ड है, पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सिनर्जिड हमेशा कहां मिलता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। और हमने कहा था फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो गाइड करता है एंट्री को। तो पोलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, किसके थ्रू आएगा? फ्रॉम फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर आएगा, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर आएगा माइक्रोपाइलर एंड से। कौन गाइड कर रहा है एंट्री? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और कौन से वाले सिनर्जिड से आ रहा है? जिसने अपनी कुर्बानी दी है। हमने कहा एक सिनर्जिड डीजेनरेट होकर केमिकल रिलीज कर रहा है, तो जो केमिकल रिलीज कर रहा है उस सिनर्जिड से एंट्री ली जाएगी। इट एंटर्स फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। पहले ओव्यूल में घुसेगा, फिर एम्ब्रियो सैक में, माइक्रोपाइलर एंड से घुसेगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ
डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से। हैव योर सिंगल व्यू। ठीक है, ये हमने एक अपना एनाट्रोपस ओव्यूल बना लिया है। इसके अंदर ये 3 एंटीपोडल, बीच में 2 न्यूक्लियस बना लिए, ऊपर एक्सेल, और ये बना दिया सिनर्जिड। पोलन ग्रेन की एंट्री कैसे हो रही है? पोलन ग्रेन्स आए, जितने भी कंपैटिबल पोलन ना सब ट्यूब बनाते हैं और ट्यूब्स के बीच में रेस होती है। जैसे ह्यूमन में आप पढ़ते हो कि मेल एक स्पर्म तो रिलीज नहीं कर रहा, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करता है, और वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रेस लगाते हैं सबसे पहले एग पे जाने के लिए। तो ऐसे ही सिग्नल सारे पोलन ट्यूब को मिलती है। जो पोलन ट्यूब सबसे पहले पहुंच जाएगा वो विनर बन जाएगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब आई, ग्रो कर रही है, माइक्रोपाइल के थ्रू घुसी ओव्यूल में, और फिर ये ट्यूब घुसेगी डीजेनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर। ठीक है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर इसे आना है, और एक बार जब ये एंट्री ले लेगा तब हम कहेंगे भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पूरी हो चुकी है। फिलीफॉर्म अपैरेटस हमने कहा था ना सेल वॉल थिकनिंग्स हैं। पोलन ट्यूब जो है इट सफर्स फ्रिक्शन फ्रॉम फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस सेल वॉल की ही थिकनिंग थी, तो पोलन ट्यूब जब उसके थ्रू जाते हैं तो फ्रिक्शन मिलता है उसको, और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है पोलन ट्यूब की टिप ब्रेक हो जाती है। पोलन ट्यूब सफर्स फ्रिक्शन फ्रॉम फिलीफॉर्म अपैरेटस, पोलन ट्यूब टिप ब्रेक्स ओपन। इस फ्रिक्शन की वजह से पोलन ट्यूब की टिप टूट जाती है, खुल जाती है, and releases all content in the degenerating synergid। अब वो मेल गैमीट भी रिलीज हो चुका है वहां पे। अब एक मेल गैमीट को एग सेल की तरफ भेज दिया जाएगा, दूसरे मेल गैमीट को सेंट्रल सेल की तरफ भेज दिया जाएगा। तो अब हमारा अगला इवेंट आ जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, यह सारा हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यह सारा का सारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सिंगल व्यू में देख लो, लिख लो। पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपैरेटस से घिस के टूट के खुल जाती है, और सारा कंटेंट ट्यूब न्यूक्लियस जो था, मेल गैमीट जो सब सिनर्जिड में आ चुका है। ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएगा और मेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen। सिर्फ आपने कहा pollination हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि सही ही पोलन ग्रेन आया है। राइट टाइप ऑफ पोलन किसको कहा है? कंपैटिबल पोलन ऑफ सेम स्पीशीज। जिस स्पीशीज का स्टिग्मा है उसी स्पीशीज का पोलन होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए, तो वो एक राइट पोलन है। ऑफन पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट, अगर वो इनकम्पैटिबल है वो भी स्टिग्मा पे आ जाते हैं।
अगर उसमें जेनेटिकली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तब भी वो जीटोनोगैमी तो फिर भी दिखा सकता है ना, लेकिन उसको अपने प्लांट का पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करवाना है, ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है उसके पास। तो सबसे पहले क्या होगा, पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, कि वो कंपैटिबल तो है, पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर प्रमोट करेगा सारा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देगा। कैसे, या तो जर्मिनेशन रोक देगा उसका, या पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टाइल में रोक देगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग। केमिकल्स के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू इंटरेक्शन चलता है। द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स कि हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये इंटरेक्शंस कैसे होती हैं। कंपैटिबल पोलन अगर है तो वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने का मतलब क्या है, कि वो पोलन ट्यूब बनाता है थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। मैंने कहा अगर और भी जर्म पोर हैं तो उसे छोटी छोटी ट्यूब्स आ जाती हैं बाहर, बट इलोंगेट वही ट्यूब होगी जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमीट जाएगा। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव्स इनटू द ट्यूब, द ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस ओवरी। यू वुड रिकॉल दैट, रिकॉल मतलब तुम्हें याद करना है अब यहां पे, कि कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन टू सेल्ड कंडीशन पे शेड हुए थे, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ऐसे पौधों में जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट बनाता है, चाहे पोलन ट्यूब स्टिग्मा में हो या फिर स्टाइल में जा चुकी है। जिन पौधों में शेडिंग ही 3 सेल्ड हुई है उसमें पहले से 2 मेल गैमीट्स हैं। द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। हमारे डायग्राम में भी ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल से आया है। देन एंटर्स वन ऑफ दी सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus जो है वो गाइड करता है एंट्री को। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन टिल एंट्री इनटू द ओव्यूल आर नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। डायनामिक प्रोसेस है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। पोलन पिस्टल के इंटरेक्शन को, उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी रिजेक्शन को अब समझा जा रहा है और इसको हम यूज करते हैं फिर आगे हाइब्रिड्स बनाने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक चीज मैंने तुम्हें लिखवाई थी कि एग का जो वैक्यूल है वो माइक्रोपाइलर है, एग का न्यूक्लियस चलाजल है। सिनर्जिड का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ है और वैक्यूल चलाजल इनकी तरफ है। तो ये इस डायग्राम से ये क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस से एंट्री होगी, डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस, डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस है ये, ट्यूब न्यूक्लियस भी और सिनर्जिड का न्यूक्लियस भी। और क्या दिख रहा है, एक मेल गैमीट एग के पास गया, दूसरे मेल गैमीट को सेंट्रल सेल के पास भेज रहा है, और जब सेंट्रल सेल के पास भेजा जा रहा है तो ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, कि ये पोलर न्यूक्लियाई धीरे धीरे खुद फ्यूज हो रहे हैं। तो ये पॉइंट अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर आके हमारा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन खत्म हो जाता है।
इस पॉइंट पर आकर हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग है डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, जिम्नो में नहीं मिलता है। इट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। डबल फर्टिलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं, दो मेल गैमीट थे ना, एक मेल गैमीट एग से फ्यूज होता है तो उसे हम बोलेंगे सिनगैमी, और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है। वहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियाई होगा, तीन न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। इनको हम पढ़ेंगे एज डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्लियर है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्लियर है? चैट बॉक्स में डाल दो क्लियर है। कोई डाउट है तो वहां पे लिख दो कि सर क्या डाउट है। एक बार लेक्चर वापस से सुनना उस डाउट के लिए, फिर से लेक्चर सुनोगे तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, बट फिर भी नहीं होता है तो डाउट लिख के छोड़ देना। आई विल ट्राई टू आंसर इट इन द क्लास। डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स हैं, दोनों मेल गैमीट किसी ना किसी सेल को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो सिनगैमी में क्या हो रहा है? सिनगैमी में मेल गैमीट फर्टिलाइजेस एग सेल, और ट्रिपल फ्यूजन में जो दूसरा मेल गैमीट है, दो मेल गैमीट थे, अदर मेल गैमीट फर्टिलाइजेस सेंट्रल सेल। तो सिनगैमी में क्या मिलेगा? सिनगैमी को हम बोलते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसके एंड प्रोडक्ट से जो एम्ब्रियो बनता है, ध्यान से सुनना, सिनगैमी को जेनरेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मेल और एग का फ्यूजन होता है उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया प्लांट जेनरेट होता है, तो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं एम्फी मिक्सेस। एम्फी मतलब दो, मिक्सेस मतलब मिक्स होना, फर्टिलाइज होना, तो दो गैमीट्स फर्टिलाइज हो रहे हैं। वहीं पर ट्रिपल फ्यूजन को अगर हम देखें तो ट्रिपल फ्यूजन में एक पॉइंट हम लिख रहे हैं पहले, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले वो जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी का देखो डायग्राम वही वाला दिखाया है ना इन्होंने, पोलर न्यूक्लियाई को चिपकते हुए।
तो ये पोलर न्यूक्लियस जब पूरे फ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये बन जाता है एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तब इसका नाम रख दिया जाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट एक वेजिटेटिव टिश्यू होगा एंडोस्पर्म नाम का। एंडोस्पर्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, एंडोस्पर्म खाने वाली टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वेजिटेटिव टिश्यू है। न्यूट्रिशन के लिए वर्ड आता है ट्रॉफिक, न्यूट्रिशन के लिए वर्ड आता है ट्रॉफिक। पढ़ते हैं ना फूड चेन, याद है फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक वर्ड आता है न्यूट्रिशन के लिए। ट्रिपल फ्यूजन का एंड प्रोडक्ट एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म, तो इसको कभी कभी ट्रोफोमिक्सिस बोल दिया जाता था। ठीक है, सिंगल व्यू देख लो। सिनगैमी में क्या हो रहा है? एग इज द फीमेल गैमीट और एक स्पर्म सेल या मेल गैमीट फर्टिलाइज होंगे तो ये बनाएंगे मेरा जाइगोट, और ये जाइगोट जब आगे डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा एम्ब्रियो। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम बोल रहे हैं सिनगैमी। सिन मतलब फ्यूज, गैमी मतलब एक साथ, गैमीट्स का फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है? आपका डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस किसके अंदर है? ये सेंट्रल सेल के। दो पोलर न्यूक्लियर ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं। यहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए दो पोलर न्यूक्लियस ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं, साथ में आया हैप्लॉइड मेल गैमीट, और इनसे क्या बना आपका 2n + n 3n। न्यूक्लियस को बोल देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो जो सेंट्रल सेल है उसे बोल देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो पेक और पेन, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस है उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। यही आगे जाके बनाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो ये कहलाई हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मेल गैमीट किसी न किसी सेल को फर्टिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। यहां पे सिनगैमी जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एम्ब्रियो से नया पौधा बनेगा, दो का फ्यूजन है तो एम्फीमिक्सिस। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन के लिए वर्ड आता है ट्रॉफिक, ट्रॉफिक से वर्ड आया ट्रोफोमिक्सिस। वेजिटेटिव टिश्यू है, इससे आगे ऑर्गेनिजम्स नहीं बनते, तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, 2 न्यूक्लियस पोलर, 1 न्यूक्लियस मेल गैमीट का, तो इसलिए ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन। सिंगल व्यू में देख लो। After entering one of the synergids, pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of synergid. एक मेल गैमीट एग के पास जाता है और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होके
सिनगैमी कंप्लीट करता है और इससे बनता है जाइगोट। द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई located in the central cell, fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus। ठीक है, साफ साफ लिखा है ट्रिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। as this involves the fusion of 3 haploid nuclei। 3 हैप्लॉइड कैसे? 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस थे जो फ्यूज होके 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गए, एंड थर्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल गैमीट का वो भी आके जुड़ गया, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुका है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। Two types of fusions are there, syngamy and triple fusion in an embryo sac। एक ही embryo sac में होगा, इसीलिए इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा। सेंट्रल सेल बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और वो एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, और जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो यही हमने पढ़ा। फिर एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी थी कि ये जो पोलन ग्रेन्स की आप नॉलेज निकालते हो, इससे आप हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया है हाइब्रिडाइजेशन का। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हेडिंग डाल लो, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हेडिंग डाल लो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। भाई नेचर में तो अपने आप पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, लेकिन आप आर्टिफिशियली भी पोलन ग्रेन्स को चेक कर सकते हो कि वो वायबल है या नहीं। वायबिलिटी का क्या मतलब बताया था कि क्या वो अभी भी जर्मिनेट कर पा रहा है या नहीं। और आप खुद से भी एक प्लांट के पोलन ग्रेन को उसी के स्पीशीज में दूसरे प्लांट पर खुद भी डस्ट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी ने यहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया है, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में। यहां पे मेन चीज है, आपको शुगर सॉल्यूशन चाहिए, 10% शुगर सॉल्यूशन प्लस उसमें बोरिक एसिड होना जरूरी है, प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। बट मेन एलिमेंट बोरॉन होना चाहिए। एनसीईआरटी 11th मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में बोरॉन के अंदर लिखा है, इट इज एसेंशियल फॉर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशन में, स्टिग्मा हो जरूरी नहीं है। शुगर सॉल्यूशन में ये सब होना चाहिए, पोलन ग्रेन डाल के छोड़ दो थोड़ी देर, थोड़ी देर बाद माइक्रोस्कोप में जब देखोगे ना तो उनसे पोलन ट्यूब्स निकलने लगी होंगी, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। आर्टिफिशियल कंडीशन में आप पोलन ट्यूब ग्रोथ करा के चेक करते हो कि भाई पोलन ट्यूब्स वायबल हैं या नहीं। फिर क्या होता है, मान लो ये एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, ये एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ठीक, इसको ए लिख लेते हैं।
इसी स्पीशीज का दूसरा मेंबर है, इसे हम बी लिख लेते हैं। अब जब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हो, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप खुद एक प्लांट के पोलन ग्रेन को अपने डिजायर्ड दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डालते हो, जिससे कि दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन करके हाइब्रिड बनवा पाओ। तो अब मान लो मुझे ए को एज अ फीमेल ट्रीट करना है और बी को एज मेल ट्रीट करना है ये बाइसेक्सुअल, बट मुझे इसके पोलन ग्रेन को इस पे डालना है। तो क्या करते हैं फिर? पहली चीज, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर ए था जैसे फीमेल की तरह ट्रीट करना है, इसके पोलन ग्रेन्स आप कट करके हटा देते हो। दे आर कट एंड रिमूव्ड इन बड स्टेज ओनली। आपको पता है ना भाई कौन सा फ्लावर है जिसको आपको किस प्लांट को एज अ फीमेल लेना है। तो जैसे ही फ्लावर बनेगा, बड्स बनेंगी, तुम बड स्टेज में ही उसके एंथर्स कट कर दोगे मैच्योर होने से पहले। एंथर को मैच्योर होने ही नहीं दोगे, स्टेमन को मैच्योर होने ही नहीं दोगे। तो यू विल कट एंड रिमूव। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन removal of anther before maturity in bud stage। और क्या करते हैं? इसके स्टिग्मा पे कोई रैंडम पोलन ग्रेन ना आ जाए, तो किसी ब्रीदेबल मटेरियल, ब्रीदेबल मतलब जिससे हवा पास हो पाए, तो बटर पेपर लगा सकते हैं, कोई मसलिन या कॉटन का क्लॉथ लगा सकते हैं। आप स्टिग्मा को किसी चीज से कवर करके रखते हो। क्यों कवर कर रहे हैं? मुझे इसी के पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे भेजना है और कोई भी पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर नहीं आना चाहिए। तो आप इस स्टिग्मा को एक बैग से कवर कर देते हो। इसको हम बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग क्यों की? टू प्रिवेंट कंटैमिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन। स्टिग्मा पर कंटैमिनेट करना मतलब गंदा करना, इम्प्योर हो जाना। मैं नहीं चाहता इस स्टिग्मा पे बी के अलावा किसी का भी पोलन आए। तो दो चीजें करी आपने इस फ्लावर के अंदर जिसको एज अ फीमेल लिया है। पहले तो बड स्टेज में ही उसके एंथर काट के हटा दिए और उसके स्टिग्मा को किसी बैग से कवर कर दिया। ठीक है, जब आपको पोलिनेशन कराना है, आप बैग हटाओगे, इसके पोलन लेके इस पे डस्ट करके वापस रीबैग कर दोगे। रीबैगिंग भी जरूरी है। ठीक है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो हमें पता है एक ही ऑर्गन है। अब आपको एज अ बी इसी को तो लोगे, बस यही तो फीमेल हो सकती है, ये तो हमेशा मेल ही होगा। तो यहां पर आपको किसी भी टाइप की इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इसके पास अपना खुद का कोई एंथर नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी कंटैमिनेशन बचाना है, तो बैगिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर मोनोशियस या डायोशियस कंडीशन है तो उसमें इमैस्कुलेशन नहीं चाहिए। इमैस्कुलेशन खाली बाइसेक्सुअल कंडीशन में चाहिए।
मोनोशियस और डायोशियस दोनों यूनिसेक्सुअल की कंडीशन है उसमें नहीं चाहिए, सिर्फ बायसेक्सुअल में चाहिए। ठीक है, ये भी चीज दी हुई है एनसीईआरटी ने। You can study pollen germination by dusting pollen from flowers containing a drop of sugar solution. थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि पोलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है। फिर उन्होंने कहा है ना आगे चैप्टर आएगा प्लांट ब्रीडिंग का, तो चैप्टर 9 आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें क्रॉस कराना होता है डिफरेंट स्पीशीज का डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट के, जिससे कि कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी आए। सबका अल्टीमेटली काम है क्या? पैसा बनाना। तो कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी बनानी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके। तुम दो पौधे चुनते हो, एक का कोई कैरेक्टर अच्छा है, दूसरे का दूसरा कैरेक्टर अच्छा। अब एक के पोलन को दूसरे के स्टिग्मा पे डालते हो जिससे कि जाइगोट में सारे कैरेक्टर कंबाइन हो जाएं। ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है अनवांटेड पोलन ग्रेन से, तो आप इमैस्कुलेशन और बैगिंग की टेक्निक यूज करते हो। अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उसके एंथर को काट के हटाना, इमैस्कुलेट, ई मतलब हटाना, मैस्कुलिन पार्ट स्टेमेन को, और बैग कर देते हैं। अगर उस फीमेल पेरेंट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर को बड स्टेज में एंथर डिहाइसन से पहले ही हटाते हैं, इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। और फिर उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से कवर कर दिया जाता है जिससे कि स्टिग्मा पे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए, इसे कहते हैं बैगिंग। When the stigma of bag flower attains receptivity, जब आपको पता है कि अब वो स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, तो आप मैच्योर पोलन ग्रेन को अपने दूसरे डिजायर्ड मेल प्लांट से लेते हो, स्टिग्मा पे डाल के उसकी रीबैगिंग कर देते हो। अगर फीमेल पेरेंट में है ही सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो कोई भी इमैस्कुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन फीमेल फ्लावर की बैगिंग तब भी जरूरी है। आप बैग को हटाओगे, पोलन डस्ट कराओगे और फिर रीबैगिंग करा दोगे। रीबैगिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अगर कोई और पोलन ग्रेन आ जाए, सेम स्पीशीज का ही अनवांटेडली कोई और पोलन ग्रेन आ जाए, और अगर वो पोलन ट्यूब फास्ट स्पीड पे बनाता है तो आपका एक्सपेरिमेंट पूरा फेल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ डिजायर्ड पोलन ही चाहिए। ठीक है, तो ये था सारा का सारा आज का। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट है तो जीटोनोगैमी। ये हमने क्वेश्चंस पहले भी कर लिए, आज रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। पॉलिनेशन बाय वाटर किस में था? ऑल ऑफ दीज। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? गाइटोनोगैमी में पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, फॉल्स। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, ट्रू। xenogamy occurs only by wind, false. Chasmogamous do not open, false. एनसीईआरटी की लाइन पड़ी थी क्लिस्टो बंद होते हैं तो उनमें हमेशा अंदर ही अंदर पॉलिनेशन होगी, तो वो हमेशा ऑटोगैमस हैं। कैस्मो वो होते जो खुलते हैं। जीनो मतलब दो अलग प्लांट के पोलन और स्टिग्मा का मिलना। एयर, विंड, वाटर किसी से भी हो सकता है। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्या था? ट्रिपल फ्यूजन था। क्या होता है इसमें? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन किसका फ्यूजन है? करेक्ट। दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन के साथ मेल लिखते तो आंसर सही होता, आगे मेल नहीं लिखा हुआ है। फिलीफॉर्म अपैरेटस, सिनर्जिड। डबल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म एग से जाता है तो दूसरा स्पर्म किसके पास गया?
गुड. सेंट्रल सेल, करेक्ट फॉर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इट इज अ डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग. ट्रू. अपने पोलन ग्रेन को अपने प्लांट पे जर्मिनेट नहीं होने दे रहा, तो सेम इन ब्रीडिंग नहीं हो रही. इट इज अ बायोकेमिकल ब्लॉक टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन. बायोकेमिकल नहीं है, जेनेटिक है. इट इंश्योर्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो ये भी सही है. और पोलन पिस्टल से गवर्न होता है, ये भी सही है. अब देखो इसमें क्या है. क्वेश्चन पूछा था इज आर करेक्ट, तो यहां पे इसके ABCD के ऑप्शन में दे रहा हूं तुम्हें. ABCD वाले इसके ऑप्शन में लगाना भूल गया यहां पे. ओनली 1, 1 2 3, 1 2 4, all except 2. ABCD क्या होगा? ऑल एक्सेप्ट 2 आर करेक्ट. यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट? 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी करेक्ट है. इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही थी तब फ्री न्यूक्लियर था, सही है. इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस. ओव्यूल का डायग्राम खोलो, उसमें हमने बनाया था न्यूसेलस के भी अंदर है. एनसीईआरटी की लाइन भी पड़ी थी न्यूसेलस के अंदर है. एग एपैरेटस चलाजल एंड पर है, गलत. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? करेक्ट. तो करेक्ट खाली कौन से हैं? 1 एंड 2 आर करेक्ट. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. एक बार फिर से खुद भी एनसीईआरटी पढ़ना, लेक्चर जरूर रिवाइज करना. ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय. नेक्स्ट क्लास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ के आएंगे. टेक केयर.